चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एल्केन, जो कि यूनिट 2 का है, जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का पार्ट है। तो जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्केन क्या है, तो उनका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जनरली जो एल्केन है उनको हम लोग पैराफिन कहते हैं, या इनको एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनको एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? ए मतलब अब्सेंस और प्लस साइक्लिक मतलब साइकिल, मतलब यहाँ पर कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो होते हैं, मगर वहाँ पर साइकिल का कोई फॉर्मेशन नहीं होता, कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर या इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पर एसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड दिया गया है। उसके बाद आगे देखें तो आगे इसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं एल्केन्स को। अगर इनमें देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पर n = 1 to इनफाइनाइट तक आप लोग ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है वो n बराबर 1 करके लिया है। तो n बराबर 1 रखने पर यहाँ पर C1H21 × 1+2, तो यहाँ पर CH4 फार्मूला निकल कर आ रहा है, तो इसका नाम होता है मेथेन। तो अगर इसके ऑर्डर के रूप में देखें कि कार्बन जो बढ़ेंगे तो क्या होने वाला है, एल्केन की जो सीरीज है उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिया है कि अगर हम लोग C1 से C4 तक जाएंगे तो उस बीच के जो कंपाउंड होंगे, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो कैसे रहेंगे? गैस रहेंगे। जब हम लोग C5 से C13 तक जाएंगे तो वहाँ पर लिक्विड हम लोगों को मिलने वाला है, मतलब उनका जो नेचर होगा, जो वो कैसे होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। फिर उसके बाद C13 से C17 तक जाएंगे तो वहाँ पर वैक्सी सॉलिड आने वाले हैं, और वैक्सी सॉलिड के और आगे जाएंगे तो वहाँ पर C17 के आगे सॉलिड आने वाले हैं। तो ये था उनका जो ऑकरेंस है इन नेचर में एल्केन्स की। तो यहाँ पर इतनी बात हो गई है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विद देयर रिपीटेड CH2 यूनिट द एल्केन्स कंस्टिट्यूट ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि उनकी जो रिपीटेड सीरीज़ आ रही है उसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको होमोलोगस सीरीज़ में रख रहे हैं। जैसे देखो, अगर हम लोग देखें तो CH4, C2H6, C3H8, अगर हम लोग देखें तो इनमें जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। CH2 का डिफरेंस है, आप जोड़ेंगे तो CH4 में जब CH2 जोड़ा जाएगा तो C2H6 आ रहा है, और जब C2H6 में CH2 जोड़ा जाएगा तो C3H8 आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है विद देयर रिपीटेड CH2 यूनिट्स द एल्केन्स कंस्टिट्यूट होमोलोगस सीरीज, मतलब यहाँ पर जो रिपीटेड CH2 यूनिट आ रही है वो क्या कर रही है, वो एल्केन को होमोलोगस सीरीज बना रही है। अब यहाँ पर और आगे हम लोग आते हैं तो एल्केन आर नॉट वेरी रिएक्टिव। तो एल्केन क्या है? वेरी रिएक्टिव नहीं है, मतलब ये लेस रिएक्टिव हैं, मगर इनके पास एक लिटिल बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। मगर इनके पास जो देखो, ये रिएक्टिव तो कम है और इनके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कम है। मगर हम लोग उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि एल्केन से ही बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, जैसे एल्कोहल है, ईथर है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, हेलो एल्केन है, एल्किल हाइलाइड है, और एल्डिहाइड है, कीटोन है। ये सब सारे किससे मिलके बनते हैं? एल्केन से मिलके बनते हैं, इसलिए हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। तो एल्केन कंटेन करता है, एल्केन का जो कार्बन होता है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अभी हम लोग उसको जानने वाले हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बताया गया है कि एल्केन है 2 कॉमर्शियल सोर्सेज। जो एल्केन है उसके कितने कॉमर्शियल सोर्सेज हैं? उसके 2 कॉमर्शियल सोर्सेज हैं। वो सोर्सेज कौन कौन से हैं कॉमर्शियल सोर्सेज? तो उसमें सबसे पहला है पेट्रोलियम और दूसरा है नेचुरल गैस। तो यानी पेट्रोलियम को हम लोग व्यावसायिक तौर पर एल्केन को हम लोग व्यावसायिक तौर पर पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल से और नेचुरल गैस से क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, या हम लोग उसको निकाल लेते हैं वहाँ से। ठीक है, उनका मतलब जो सोर्स है वो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने मेथेन का स्ट्रक्चर बनाया है, और मेथेन के चारों ओर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हैं, जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ने कार्बन का शो किया है। और यहाँ पर एथेन का स्ट्रक्चर है। एथेन के स्ट्रक्चर में भी ये देखिए, आप लोग देख सकते होंगे इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 4 क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है वो कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने बताया हुआ है कि CH4 और CH2 को जोड़ते हैं तो C2H6 आ रहा है, मतलब इसका डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट सो होमोलोगस सीरीज। तो अपना यहाँ पर एल्केन का जो पार्ट था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन, वो ख़त्म हो चुका है।
उसके बाद अब हम लोग आते हैं उसी के आगे टॉपिक पैराफिन पे, क्योंकि एल्केन को ही पैराफिन कहते हैं। तो आइए इनके बारे में भी लगे हाथ जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक को कवर करते चले जाते हैं। तो पैराफिन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स का जो सिनोनिम्स है उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड पैराफिन या पैराफिन ऑयल और केरोसिन, इसको हम लोग नाम से जानते हैं पैराफिन को। फिर ये क्या होता है? ये कम्बस्टर, ये जलने वाले हाइड्रोकार्बन हैं, मतलब कम्बसल है, कम्बस्टिबल है, हाइड्रोकार्बन है लिक्विड, जो कि क्या करते हैं? फ्यूल के तरीके बर्न करते हैं, मतलब ईंधन के तरीके जलते हैं। आप लोग जानते भी होंगे एल्केन को, जो को ब्यूटेन है, पेंटेन है, प्रोपेन है, इनका मिक्सचर ही क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है। तो आप लोग उनका यूज़ कैसे करते हैं? फ्यूल के तौर पे कर ही रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं एल्केन का, पैराफिन। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पैराफिन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल। पैराफिन को हम लोग कहाँ से और कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? कोल मतलब कोयला से, या वुड लकड़ी, या ऑयल सेल मतलब जहाँ पर बड़े बड़े तेल के कुएं के छिद्र होते हैं वहाँ से भी हम लोग प्राकृतिक गैस के रूप में इसको पाते हैं। बट इट इज़ प्राइमरीली, मतलब यह प्राथमिक रूप से कहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है? वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में, मतलब जब हम लोग पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ से पैराफिन क्या होती है? जनरेट होती है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में आ जा रहा है यूज्ड एज लिक्विड पैराफिन फ्यूल। लिक्विड पैराफिन के तरीके यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसका हम लोग यूज़ इंडस्ट्री और टेक्सटाइल पर्पस में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक पर्पस में भी यूज़ हो सकता है। तो ये पैराफिन के यूज़ थे। और मेन पैराफिन के यूज़ कहाँ पर हैं? तो ये पैराफिन जो है लग्जेटिव के तरीके वर्क करता है, और लग्जेटिव के तरीके वर्क करता है वहाँ पर ये क्या करता है? ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है और ईजिली रिमूवल करता है स्टूल का वहाँ पर, और ओवरकम करता है कॉन्स्टिपेशन को, मतलब कब्ज की समस्या को दूर करता है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इंटेस्टाइन में बिना ज़्यादा वाटर स्टूल में इंटेक किए हुए ये क्या कर लेता है? स्मूथली बाहर हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को क्या कर देता है? कम कर देता है। फिर इसका यूज़ जो है हम लोग पेंसिलिन प्रोडक्शन में भी करते हैं, जहाँ पेंसिलिन जो इंजेक्शन होता है या टैबलेट होती है या ऑइंटमेंट होते हैं उनके उत्पादन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और हम लोग इसका कहाँ यूज़ करते हैं? सम आई लुब्रिकेंट्स में भी हम लोग इसके उत्पादन में इसका यूज़ करते हैं। सम आई लुब्रिकेंट्स के तौर पे हम लोग पैराफिन का यूज़ करते हैं। फिर और कहाँ पर करते हैं? आपने देखा होगा लिक्विड पैराफिन को फटी एड़ियों में लगाया जाता है, यानी क्रैक हील्स पे भी लगाया जाता है। उसके बाद इसको हम लोग एक्जिमा में लगाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों को खुजली है, फंगस है, उन सब दिखते हैं तो एक्जिमा इरिटेशन पे भी लगाते हैं। उसके बाद जहाँ रैशेज वगैरह हो रहे हैं तो उनको डिसअपीयर करने के लिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड पैराफिन या पैराफिन का उपयोग हम लोग करते हैं। तो और आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। हाइड्रेटेड क्रीम या कोल्ड क्रीम में या मेकअप प्रोडक्ट्स में हम लोग किसका? लिक्विड पैराफिन या पैराफिन का उपयोग करते हैं। फिर वहाँ पर इमोलेंट लोशन के रूप में हम लोग स्किन में यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो अपना थर्ड टॉपिक होने वाला है, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। तो यानी एल्केन्स में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एल्केन में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो कार्बन का होता है। तो आइए जानते हैं वो कैसे होता है। तो देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो इसका इस प्रकार से कुछ हम लोग संरचना लिख सकते हैं, या इस प्रकार से 1:2:2p2 कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्राउंड स्टेट में है, मगर हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है? एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। तो एक्साइटेड स्टेट में जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो एस के दो ग्राउंड स्टेट पर दो एरो थे या दो ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट था, वो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन उठ करके pz ऑर्बिटल में जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर जो सिंगल ये जो हर ऑर्बिटल में सिंगल एरो बना हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एक एरो आकर अटैच हो जाएगा और क्या बनाएंगे? 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के बनाएंगे यहाँ पर, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पे यहाँ पर 2 एस मॉलिक्यूल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर पी मॉलिक्यूल पे 3 ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार एक्साइटेड स्टेट लिया है। तो एक्साइटेड स्टेट में एस में 1 आ जाएगा और पी में भी क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, सब में 1 आ जाएंगे। तो जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट को क्या करते हैं? आपस में मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो हाइब्रिडाइज स्टेट बनती है। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में आप लोग दे सकते हैं, हम लोगों ने एस को भी अटैच किया है, पी को भी अटैच किया है। तो एस में कितना है? 1 है, और पी में कितने हैं? 3 हैं। तो ये किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दे रहा है। तो वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दे रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दे रहा है।
तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p टू क्रिएट एन एक्साइटेड स्टेट। मतलब यहाँ पर बताया गया है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, वहाँ पर प्रमोशन होता है एक यस के इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ पर जाता है, पी पे जाता है, जो कि क्या करता है, एक क्रिएट करता है एक्साइटेड स्टेट को, जिससे क्या होता है जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा अटैच होते हैं और जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एल्केन में या मेथेन में वो कैसा हो जाता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 4 बॉन्ड्स का अटैचमेंट होता है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वी कैन फॉर्म, यानी 4 बॉन्ड्स का वहाँ पर अटैचमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर मेथेन का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या हुआ है, 4 हाइड्रोजन चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो मैंने समझने के लिए इसको यहाँ पर बता दिया है कि S अगर है तो वहाँ पर 1 होगा, P है तो 3 होगा, D है तो 5 होगा, F है तो 7 बॉन्ड होंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड है कुल मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है S और P हम लोग रख देंगे। तो S में आ गया 1 और P में आ गया 3, तो 3 + 1 4। तो यानी कार्बन पे यहाँ पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आई होप आप ये सारा समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। अब हम लोग इसके आगे 3 टॉपिक अपने कवर हो चुके हैं। चौथे टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग एल्केन यहाँ पर पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो चौथे टॉपिक में आते हैं गाइस। तो चौथे टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर हेलोजिनेशन इन एल्केन। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन को डिफाइन किया गया है। तो आइए जानते हैं कैसे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब है यहाँ पर हेलो एल्केन हम लोग इनको कह सकते हैं या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। मतलब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से बनने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के नाम से जान सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हेलोजिनेशन का मतलब क्या है। हेलोजिनेशन का मतलब है, एक मिनट गाइस, यहाँ पर हेलोजिनेशन का क्या मतलब है। यहाँ पर हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन प्लस एसन। हेलोजन में आते हैं Cl और Br और एसन में आता है एडिशन। मतलब यहाँ पर हेलोजन का एडिशन हम लोग किस में करने वाले हैं, एल्केन्स में, यानी एल्केन में एडिशन ऑफ हेलोजन होगा, यानी हेलोजन का एडिशन किस में होगा, एल्केन में होने वाला है। तो यही बात है। तो और जानते हैं। तो ये देखिए CH4 का यहाँ स्ट्रक्चर लिया गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेथेन। तो देखिए ये मेथेन है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन। सॉरी गाइस, एक मिनट। तो इसकी मेथेन की जब रिएक्शन हम लोग Cl2 से करवाएंगे, यानी क्लोरीन का इसमें एडिशन करवाएंगे या हेलोजन का हम लोग एल्केन में एडिशन करवाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हो जाएगा हेलोजिनेशन इन एल्केन्स। तो यानी यहाँ पर हम लोग देखें तो ये मेथेन है और मेथेन पे हम लोग किसकी, क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन इन एल्केन्स, क्योंकि क्लोरीनेशन इन मेथेन, क्योंकि मेथेन में हम लोग क्या करा रहे हैं, क्लोरीन का एडिशन करवा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हम लोगों को यूवी लाइट या 400 डिग्री या 450 से 500 डिग्री जो है हम लोगों को टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो वहाँ पर CH3Cl हम लोगों को फाउंड होता है, जो कि क्या है, एल्किल हैलाइड है, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हो, हेलो एल्केन कह सकते हो। इसके साथ में HCl क्या होता है, बाहर निकलता है। तो अब देखिए ये CH3Cl जो हम लोगों ने फाउंड किया है, इसका हम लोग कॉमन नेम देखें तो इसको कॉमन नेम एल्किल हैलाइड कहते हैं, और अगर IUPAC नेम देखें तो इसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन में IUPAC नेम IUPAC नेम इसका आने वाला है क्लोरोमेथेन। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम आने वाला है मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है। तो नोट पे यहाँ पर दिया गया है व्हेन द एल्केन्स एंड हैलोजन रिएक्टेंट आर नॉट एक्सपोज। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जब ये रिएक्शन हो रही है जहाँ पर हम लोग क्लोरीन का एडिशन कर रहे हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पर क्लोरीनेशन इन एल्केन के इनिशिएशन प्रोसेस पर, मतलब शुरुआती दौर पर जहाँ पर क्लोरीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ पर अगर हम लोग यूवी लाइट या टेम्परेचर नहीं लेते हैं तो अपनी रिएक्शन प्रोपोगेट नहीं होती है, अपनी रिएक्शन आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होती है, अपनी रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम लोगों को यूवी लाइट या 400 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है अपनी इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए। इसके बाद हम लोग जैसे ही ये रिएक्शन शुरू होती है, तो अगर हम लोग इसको यूवी लाइट या 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हटा लेते हैं तो भी रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो यही पर यहाँ पर ये इतनी लंबी बात कही गई थी, तो उसको मैंने आपको ईजिली समझा दिया है। अब हम लोग आते हैं, देखो चौथा पॉइंट तो हम लोगों ने हेलोजिनेशन ऑफ कंपाउंड, हेलोजिनेशन इन एल्केन कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो एल्केन का पार्ट है वो है गाइस हेलोजिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। मतलब हेलोजिनेशन की जो मैकेनिज्म है एल्केन में, उसके बारे में जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो CH4 है वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनमें लो पोलरिटी है और वो कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हैं। उसके बाद जो हाइड्रोजन है जहाँ पर Cl2 लिया गया है उसमें भी जो मॉलिक्यूल है उसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब वहाँ पर पोलरिटी नहीं है। तो अगर हम लोग यूवी लाइट की बात करें तो यूवी लाइट क्या है, वो सफिशिएंट एनर्जी होती है उसके पास, वो क्या करती है क्लोरीन के जो वीकर बॉन्ड होते हैं उनको वो क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। तो ये जो Cl बॉन्ड होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद जो ये जो CH बॉन्ड होता है गाइस, ये जो CH बॉन्ड यहाँ पर दिखाया गया है उसकी जो बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो इस एनर्जी के द्वारा नहीं हो पाती है, मतलब यूवी लाइट के द्वारा नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग यहाँ पर यूवी लाइट की जो प्रेजेंस है CH बॉन्ड को तोड़ने पर उसकी कोई अधिकता या महत्व नहीं रह जाती, इसलिए हम लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर Cl के दो एलिमेंट लिए गए हैं, ये Cl, और अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग Cl सिंगल बॉन्ड Cl भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड एक प्लस और एक माइनस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर उस प्रकार से नहीं समझाया गया, यहाँ पर समझाया गया है एक बॉन्ड जो है दो फ्री रेडिकल से बना होता है। तो अब ये देखो आप लोग देख रहे होंगे, तो ये जब दो फ्री रेडिकल का यानी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो दोनों क्लोरीन के एटम जो हैं एक एक फ्री रेडिकल ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ये ऐसे Cl डॉट है तो इसको फ्री रेडिकल बताया है, और यहाँ पर इसको सिंगल अनसेड इलेक्ट्रॉन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब आते हैं हेलोजिनेशन मैकेनिज्म की जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस आने वाला है चैन इनिशिएशन, जहाँ पर चैन को हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, इनिशिएट करने वाले हैं, मतलब चैन को हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो जब हम लोग चैन को शुरू करने वाली प्रक्रिया देखते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन के हम लोग दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं या दो एटम ले लेते हैं। तो जब क्लोरीन के दो एटम लेंगे तो वो Cl सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से Cl सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएंगे। तो अब इनका जब यूवी लाइट के प्रेजेंस में इनके बीच में जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जो बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएंगे क्लोरीन के, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आया। मतलब पहले स्टेप में क्या है, इनिशिएशन ऑफ, पहला स्टेप क्या था वहाँ पर पहला स्टेप था चैन इनिशिएशन स्टेप, मतलब इसी स्टेप को जहाँ पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल हम लोगों को मिल रहा है उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, चैन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। अब इस रिएक्शन के बाद हम लोग यूवी लाइट या जो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको हटा लेते हैं, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने वाले हैं और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फटाफट से रिएक्शन करने वाले हैं। और इसके साथ में गाइस ये क्या करने वाले हैं, ये हीट जनरेट करने वाले हैं या एक प्रकार की एनर्जी जनरेट करने वाले हैं, जिसके कारण क्या होगा, CH जो बॉन्ड है उसका जो ब्रेक है वो होने वाला है। तो दूसरा स्टेप आते हैं चैन प्रोपोगेशन मेथड या चैन प्रोपोगेशन स्टेप पे जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चैन को प्रोपोगेट कर रहे हैं, मतलब चैन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्लोरीन फ्री रेडिकल जो दिया गया है उसकी CH4 यानी मीथेन के साथ रिएक्शन करवाई है। तो ये जो रिएक्शन होने वाली है जहाँ पर CH जो बॉन्ड टूटने वाला है, ये जो CH का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, वो CH का जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो होमोलाइटिक फैशन पर बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो फाइनली स्टेप रख दिया है वो गलत है, क्योंकि अभी आपको ये समझाना है हमको, तो उसके बाद ही हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या ले लिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिया गया है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइंस विद द लिबरेटेड H रेडिकल, मतलब जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो जो यहाँ से H रेडिकल रिलीज होगा उसके साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, और वहाँ पर फ्री रेडिकल जो है वो मेथिल का हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। अब जब ये मेथिल का फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो इसी जो यही मेथड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चैन प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस स्टेप इज़ नोन एज प्रोपोगेशन स्टेप ऑफ क्या है, एल्किल हैलाइड है या कुछ भी कह सकते हो आप, या एल्केन की जो हाइलोजिनेशन उस पर। तो देखो यहाँ पर जो ये CH 4 H थे, तो वहाँ पर जो शेयरिंग हुई थी वो एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। तो अब वो शेयरिंग टूटती हुई है, यहाँ पर ये शेयरिंग टूटेगी तो यहाँ से H एक मॉलिक्यूल ले लेगा। तो देखो यहाँ पर CH3 के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो ये H का फ्री इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के साथ अटैच होकर के क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल दोस्तों फाइंड हो गया है। ठीक है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल और यहाँ से जो मेथेन है, मेथेन से क्या हुआ है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल दोनों अटैच हुए हैं, और यहाँ पर HCl बना है और यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। अब दूसरा प्रोपोगेशन स्टेप क्या है, दूसरे प्रोपोगेशन स्टेप में ये लिया गया है
कि हम लोग क्या लेंगे, जो मिथाइल का फ्री रेडिकल है ना गाइस, तो इस मिथाइल के फ्री रेडिकल उसको ले लेंगे और क्लोरीन का जो फिर से ये बॉन्ड फॉर्मेशन था Cl2 को फिर रिएक्शन कराएंगे, तो वहाँ से फिर क्या होगा, एक क्लोरीन जो है वो कैसा हो जाएगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल लेकर के बाहर हो जाएगा, और वही फ्री रेडिकल किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप है फ्री रेडिकल वाला, तो फ्री रेडिकल अटैच होकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। देखो गाइस, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस पर बताते हैं। देखो यहाँ पर जो CH है, फिर H है, फिर H है, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन में ऐसे अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, क्लोरीन एक फ्री रेडिकल लेगा और एक दूसरा क्लोरीन फिर फ्री रेडिकल ले लेगा। अब ये फ्री रेडिकल कहाँ हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो फ्री रेडिकल मिलेंगे, तो CH फिर H फिर H। अब देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, और क्या बन गया, Cl बन गया। तो अब देखो ये क्या बन गया, CH3Cl बन गया, यानी इसी को क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर बताया आपको किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन CH3Cl का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर क्लोराइड का जो फ्री रेडिकल है वो फिर से क्या हो गया, हम लोगों को मिल रहा है। तो अब जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, चैन टर्मिनेशन स्टेप, मतलब यहाँ से चैन का क्या हो रहा है, टर्मिनेशन होने वाला है। तो जब ये CH3 और Cl का जो फ्री रेडिकल मिलेगा तो वहाँ पर CH3Cl बन जाएगा। तो उसके बाद गैस होने वाला क्या है, उसके बाद होने वाला ये है कि हम लोग ये CH3Cl का जो स्टेबल कंपाउंड है उसको बना लेने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग पाएंगे कि हम लोग 3 प्रकार से अपनी इस रिएक्शन को टर्मिनेट कर पाएंगे। देखो पहला टर्मिनेशन स्टेप में क्या बताया गया है कि एक मिथाइल फ्री रेडिकल ले लेते हैं और उसकी किसके साथ, क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, क्लोरोमीथेन बन रहा है। 1 मिनट, तो देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मिथाइल का फ्री रेडिकल लिया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल लिया, तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया, या क्लोरोमीथेन ही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि अगर हम लोग दोनों मिथाइल के ही क्या ले लें, फ्री रेडिकल ले लें, तो देखो हम लोग दोनों मिथाइल के फ्री रेडिकल ले लिए, तो इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये देखो दूसरा में क्या बन गया है, C2H6 बन गया है गाइस, तो इसको हम लोग कहते हैं एथेन। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर दोनों क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल हैं अगर वही आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्लोरीन और क्लोरीन अटैच होकर Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए हम लोग 3 स्टेप यहाँ पर देख चुके हैं। पहला स्टेप हम लोगों ने देखा था कौन सा, हैलोजिनेशन ऑफ मैकेनिज्म में पहला स्टेप हम लोगों ने देखा था चैन इनिशिएशन स्टेप, जहाँ पर हम लोगों ने क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन था उसको करवाया था, मतलब क्लोरीन का ब्रेकडाउन करवाया था। तो देखिए आप लोग क्लोरीन का ब्रेकडाउन यहाँ पर देख सकते हैं, क्लोरीन का ब्रेकडाउन यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं पहला स्टेप पे। तो चैन इनिशिएशन, यहाँ से चैन मतलब इनिशिएट कर रही है, शुरू कर रही है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। इसके बाद यूवी लाइट को हम लोग हटा ले रहे हैं। तो यूवी लाइट को हटाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसका चैन प्रोपगेशन स्टेप आ रहा है। चैन प्रोपगेशन स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथेन की फ्री रेडिकल से रिएक्शन कराते हैं। तो मेथेन क्या करता है, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को रिलीज करता है, जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ अटैच होकर के होमोलिटिक फैशन पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और पुराने बॉन्ड का यानी ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं जब मीथेन की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन फ्री रेडिकल से, तो वहाँ पर दोनों के फ्री रेडिकल मिलकर HCl का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और CH3 फ्री रेडिकल यानी मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर मिल रहा है। अब प्रोपोगेशन स्टेप के सेकंड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्री रेडिकल है मेथिल का उसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन से करवाते हैं और वहाँ पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर जनरेट करते हैं और वहाँ पर हम लोग अटैचमेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्लोरोमीथेन बन रहा है और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल फिर मिल रहा है। तो ये प्रोपोगेशन स्टेप था सेकेंड पर। फिर तीसरे नंबर पे है चैन टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप पे हम लोग अपनी चैन को क्या कर रहे हैं, चैन को अब हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग 3 पॉसिबिलिटी पा रहे हैं कि एक पहला फ्री रेडिकल ले लें मेथिल का और क्लोरीन का फ्री रेडिकल लेंगे तो हम लोग क्लोरोमीथेन बनने वाला है। अगर दोनों मेथिल फ्री रेडिकल ले लेंगे तो हम लोगों को एथेन मिलने वाला है, और अगर दोनों क्लोरीन के फ्री रेडिकल ले रहे हैं तो हम लोगों को Cl2 मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और हम लोगों ने यहाँ पर एल्केन को गैस पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप बी फार्मेसी में हैं और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो लेक्चर चाहते हैं अच्छे, इंटरेस्टिंग और समझानेदार, तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है और हमें सपोर्ट करना है। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।